नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कोशिश कर रही है दक्षिण में अपना जनाधार बढ़ाने का, अपना जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ाने का। लेकिन कर्नाटक और अब जो है अभी जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं उसमें पांडिचेरी में उसे सफलता मिली है। उसके अलावा केरल में बुरी तरह से नाकाम रही, तमिलनाडु में भी लगभग वही स्थिति रही, आंध्र प्रदेश में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, तेलंगाना में ज़रूर मिलने के संकेत मिल रहे हैं। और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो मुझे लगता है दक्षिण में भाजपा का तीसरा द्वार बन सकता है। क्यों ये बात कह रहा हूँ, ये पूरी बात आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में कांग्रेस पर बनाया था, कहा था कांग्रेस इम्प्लोड हो रही है, कांग्रेस में अंतः विस्फोट हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो चुका है, राजस्थान, सब जगह समस्याएं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब एक राज्य थे आंध्र प्रदेश, तो कांग्रेस की वहाँ तूती बोलती थी। राजशेखर रेड्डी 2 टर्म लगातार मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस की 2004 और 2009 में, खासतौर से 2004 में अगर सरकार केंद्र में बन पाई तो आंध्र प्रदेश में मिलने वाली सीटों की संख्या से राज्य की 36 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। लेकिन आप देखिए, मज़े की बात ये देखिए कि प्रदेश का बंटवारा भी कराया, मतलब नया राज्य तेलंगाना बनवाया कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन वो बंटवारा हुआ और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस वहाँ से साफ हो गई। वहाँ आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी की पार्टी जो है वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी, के चंद्रशेखर राव जो हैं, उनकी पार्टी टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो सत्ता में है, दूसरी टर्म है उसकी। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार इस्तीफा अपना भेजा है केंद्रीय नेतृत्व को, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। विधानसभा के चुनाव 2023 में होने, कांग्रेस कहीं नज़र अभी नहीं आ रही है, मतलब सांगठनिक तैयारी या इस तरह की किसी कोशिश के नज़रिए से। भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। उसके 4 लोकसभा सदस्य हैं, विधानसभा में 1 ही सदस्य है। 4 लोकसभा सदस्य 2019 में चुने गए। उस स्थिति में जब लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार शुरू हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद बीजेपी को लगा, राष्ट्रीय नेताओं को, कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में कुछ होना नहीं, मिलना नहीं है, इसलिए उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा लोग, ज़्यादा चुनाव प्रचार, ये सब कुछ नहीं हुआ। तब भी 4 सीटें जीती। 2 और ऐसी सीटें थी जो थोड़ा सा अगर जोर लगाती तो पार्टी शायद जीत जाती, लेकिन 4 सीटें जीती, उससे पार्टी का उत्साह बढ़ा। उसके बाद जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्टी को सफलता मिली, 48 सीटों पर जीती। उसने एक तरह से ये दस्तक दे दी कि तेलंगाना में बीजेपी आ गई है। वो कितना आगे बढ़ेगी, कितना कहाँ तक पहुँच पाएगी, ये सब अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये परिस्थिति बन गई है कि तेलंगाना में जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस, उसकी कोई प्रतिद्वंदी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये परसेप्शन बन गया है। असेंबली में ऐसी स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की केवल 3 सीटें थीं, और उसके बाद जो है ये परसेप्शन बीजेपी ने बनाया कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में मुकाबला है। तेलंगाना उसी ओर जा रहा है। बीजेपी 1 सीट जीती थी 2018 में, उसके बाद एक बाई इलेक्शन जीती, और अब तीसरा बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये तीसरा बाई इलेक्शन एक तरह का लिटमस टेस्ट है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस सीट से ई राजेंद्र जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये कौन है सज्जन ई राजेंद्र? ये टीआरएस के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव के सबसे करीबी नेताओं में, जनाधार वाले नेताओं में, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जब 2009 में
टीआरएस की स्थिति सबसे खराब थी, उसकी केवल 10 सीटें आई थी विधानसभा में, तब ये विधानसभा में विधायक दल के नेता बने थे टीआरएस के। और जब सरकार बनी टीआरएस की तो उसके बाद जो है 2014 में तो इनको वित्त मंत्री बनाया गया। 2014 से 2018 तक वित्त मंत्री रहे। दूसरी टर्म आई तो स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन कुछ समय पहले कोरोना के दौरान ही चंद्रशेखर राव ने उनको मंत्री पद से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया और कहा कि कुछ ज़मीन पर कब्जा करने का आरोप है इनके ऊपर। ई राजेंद्र जो है उन्होंने कहा कि ये मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, इसलिए ये मेरे ऊपर, मेरे समाज पर हमला है, मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। वो हैदराबाद से उठे और सीधे दिल्ली आए। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिले और ये तय हो गया कि वो बीजेपी में आएंगे और उन्होंने बीजेपी बाद में ज्वाइन कर ली। उनसे कांग्रेस ने भी संपर्क किया, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं गए। उसका कारण ये है कि उनको ये दिखाई दे रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ओबीसी वोटर्स को, ओबीसी समाज को जोड़ने का बड़ा अभियान चला रही है। ऐसे में उनकी राजनीति के लिए बीजेपी ज़्यादा मुफीद है, बीजेपी ज़्यादा बेहतर है। और उन्होंने उनको जब बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने टीआरएस छोड़ दी। टीआरएस छोड़ने के साथ ही उन्होंने उसके बाद जून में अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। उसी का उपचुनाव है, हुजूराबाद है कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम। यहाँ बीजेपी की कोई प्रेजेंस नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी को शायद 2000-3000 कुछ ऐसे वोट मिले थे, इससे ज़्यादा नहीं, 5वें नंबर पर आई थी। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी उत्साहित है। लिटमस टेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि टीआरएस से निकलने के बाद ई राजेंद्र के लिए भी ये चुनौती है कि वो टीआरएस के बूते पर ही नेता नहीं थे, उसी के बूते पर नहीं जीत रहे थे। और बीजेपी की आगे का रास्ता भी जो है इसी से खुलेगा। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के लोगों की आबादी कुल आबादी का 56% है। हालांकि तेलंगाना में उस तरह से जाति की राजनीति होती नहीं उतनी, लेकिन अब जो है, जो महत्वाकांक्षा अलग अलग सामाजिक वर्गों की बढ़ रही है, उसमें ये बातें अब सामने आ रही हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगता है कि राज्य के विभाजन के बाद से उनकी सत्ता में भागीदारी, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों घट गया है। बीजेपी के 2 सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसके अध्यक्ष, दोनों जो है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और ये तीनों नेता, दोनों नहीं तीनों, ये तीनों नेता जो है, मुन्नरू एक जाति है पिछड़ा वर्ग में, इससे आते हैं। लेकिन ई राजेंद्र जो है वो मुदिराज समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जाति है। तो इससे उनके प्रभाव का अंदाज़ा लगा लीजिए, उनका जो सामाजिक आधार है उसका एक अंदाज़ा लगा लीजिए। अब वो बीजेपी को कितना ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस समाज से कोई एक नेता आ गया है तो उसके सारे वोट बीजेपी की ओर ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। और ऐसा राजनीति में एकदम से होता भी नहीं, इसमें समय लगता है। तो समय लगता है तो उसके लिए तैयारी की ज़रूरत होती है, और तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बी संजय कुमार, वो एक प्रजा संग्राम यात्रा निकाल रहे हैं। 450 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। पहला फेज़ उसका यात्रा का पूरा हो चुका है। पहले फेज़ के बाद दूसरा फेज़ शुरू करने से पहले पार्टी का पूरा ध्यान हुजूराबाद विधानसभा उपचुनाव पर है, वो जीतना है। वो टीआरएस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, ई राजेंद्र कुमार के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है। तो ये जो 450 किलोमीटर की यात्रा की, इसकी शुरुआत इसको जो है झंडा दिखाया था केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने। इसका समापन किया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। बीच में और कई केंद्रीय नेता गए, लेकिन 17 सितंबर को एक बहुत विशाल रैली को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 17 सितंबर का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन निज़ाम के अधिकार से हैदराबाद मुक्त हुआ और भारत में उसका विलय हुआ। तो बड़ी ऐतिहासिक तारीख थी। और दूसरी बात, इस यात्रा के दौरान हैदराबाद में
चार मीनार के पास बीजेपी की सभा हो सकती है, ये आज से कुछ साल पहले कल्पनातीत था। सभा हुई और देर तक वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगते रहे। इसलिए कह रहा हूं कि बदलाव का संकेत मिल रहा है। बदलाव का ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जो है 2023 में सत्ता में आने जा रही है। मैं कह रहा हूं कि टीआरएस के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में बीजेपी अपने को इस्टेब्लिश करने में लगी है। वो ये तीसरा द्वार जो है बीजेपी का दक्षिण में इसीलिए बन सकता है कि इस तरह का जनाधार, इतना विस्तार जो है और किसी राज्य में उसको मिला नहीं है, कर्नाटक और पौंडीचेरी के अलावा। अभी पौंडीचेरी में अभी हाल ही में हुआ और बहुत छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, छोटी सी जगह है। अच्छा, ये जो राजेंद्र कुमार हैं, ये दरअसल लेफ्ट लीनिंग है और इन्होंने कहा है कि ये जो लेफ्ट का संगठन है रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन, उसका भी समर्थन उनको मिलेगा और संघ का भी समर्थन मिलेगा। ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। धुर लेफ्ट और धुर राइट जो है दोनों मिलने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, ये समर्थन उनको मिलता है तो। लेकिन बीजेपी इस यात्रा के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा छोटी छोटी जातियों, मतलब छोटी जाति जब मैं कहता हूँ तो आप संख्या की दृष्टि से समझिए, जिनकी संख्या छोटी है। जैसे तेलंगाना में लिंगायत समुदाय के लोग भी हैं, उनका एक एमपी भी है जो टीआरएस में है, वो अभी टीआरएस के समर्थक है। बीजेपी उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में देखिए, हमने आपके समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और दूसरे मंत्री भी हैं और किस तरह का सम्मान दिया है। तो लिंगायत समुदाय को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है, उनको तोड़ने की, जो छोटी छोटी संख्या में छोटी जातियां हैं उनको जोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और ये पिछड़ों का जो उसका सामाजिक समीकरण है, जो देश भर में अलग अलग राज्यों में बना रही है, उसका अम्ब्रेला होगा, उसकी छतरी होगी, जिसके नीचे ये सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है। अच्छा, बीजेपी जो फॉल्ट लाइंस हैं इस सरकार की, उनको उभार रही है। इस सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे केंद्रीय योजनाओं को पहले चंद्रशेखर राव ने लागू नहीं किया, लेकिन बाद में जनता के दबाव में उनको लागू करना पड़ा। आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाएं जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब। लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक वेलफेयर की स्कीम है दलित बंधु योजना, जिसके तहत उन्होंने घोषणा की है कि हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी योजना है। जाहिर है कि इसका राजनीतिक प्रभाव होगा, चुनावी लाभ मिलेगा, लेकिन इस हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसका असर अब ये हो रहा है कि इसकी मांग पिछड़ा वर्ग से होने लगी है, बाकी वर्गों को ऐतराज़ होने लगा। पिछड़ा वर्ग के लोग कह रहे हैं कि हमको क्यों नहीं, हमको भी मिलना चाहिए। अब पिछड़ा वर्ग अगर 56% है आबादी का, तो इतनी बड़ी आबादी को 10 लाख रुपए प्रति परिवार देना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। तो जाहिर है कि ये मांग मानी नहीं जा सकती, और ये मांग मानी नहीं जाएगी तो इसका नुकसान भी होना है। नुकसान देखिए, किसी भी सत्तारूढ़ दल की नीति से तब होता है जब उसका लाभ उठाने के लिए कोई मौजूद हो। बहुत से राज्यों में जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो प्रो इनकम्बेंसी में इसलिए बदल जाती है कि उसका एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने वाला कोई नहीं है, मतलब कोई राजनीतिक दल नहीं। तो तेलंगाना में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, उसकी जगह बीजेपी बहुत तेज़ी से ले रही है। वो 2023 में पूरा हो जाएगा और समय लगेगा, ये पता नहीं। लेकिन हुजूराबाद का जो उपचुनाव है, ये काफ़ी कुछ इस बात को तय करेगा कि बीजेपी की आगे की प्रगति कैसी होगी। क्योंकि देखिए, लोकसभा में 4 सीटें जीतनी है, उसके बाद बाई इलेक्शन जीता, फिर जो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सीटें जीती, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए उनमें बीजेपी बुरी तरह से हार गई। तो ऐसा नहीं कि बीजेपी का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे आया, अब उम्मीद कर रही है बीजेपी कि फिर से ऊपर जाएगा। तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी 2023 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 2 साल का समय जो है वो कम नहीं होता चुनाव की तैयारी से।
जबकि आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी, मतलब खासतौर से कांग्रेस की बात करें, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला तो अभी पहले कांग्रेस से होगा, उसके बाद टीआरएस आएगी, कांग्रेस को रिप्लेस करेगी तब टीआरएस से मुकाबला होगा। तो कांग्रेस जो है वो अभी गाफिल है। वहाँ अभी पंजाब और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की समस्या सुलझाई जा रही है, वो सुलझ नहीं रही है। तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जगह ले ले, कांग्रेस को बेदखल कर दे, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसकी तैयारी में बीजेपी अभी से लग चुकी है। और जिस तरह से और आप ये मानकर चलिए, अगस्त 2022 उसके बाद आपको तेलंगाना और उड़ीसा की राजनीति में भी बीजेपी का नया तेवर देखने को मिलेगा। ये अगस्त 2022 क्यों कह रहा हूँ, इसको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ये तारीख याद रखिएगा कि अगस्त 2022, उसके बाद इन दोनों राज्यों में बीजेपी का तेवर आपको अलग नज़र आएगा। तो देखिए क्या होता है, बीजेपी जिस कोशिश में लगी है तेलंगाना में, उसमें कामयाब होती है कि नहीं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।